हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं आज फिर से आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो हमारे चैप्टर क्लास 12 के चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिसके प्रीवियस वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। उन वीडियोस को एक बार आप ज़रूर देखिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आए। लास्ट वीडियो और इस वीडियो के बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, जिसमें हमने क्लास 11 का न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा। अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्लास 11 के वो चैप्टर्स भी आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप क्लास 12 के रेगुलर स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और इस एक लंबे से गैप के लिए हम थोड़ा माफ़ी चाहते हैं और आगे हम वीडियोस को रेगुलर डालेंगे। 11 का एक और 12 का एक वीडियो हम ज़रूर कोशिश करेंगे रोज़ एक एक वीडियो दोनों के अपलोड होते चले जाएं, ठीक है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक चैप्टर जो है उसमें एक फ्लो बन जाता है जिसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है। और वैसे भी क्लास 12 में आप हो तो न्यूरल कंट्रोल के बारे में आपको पता है कि काफ़ी एक टिपिकल सा चैप्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है। मेरा मतलब बहुत सारे लैटिन वर्ड्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि उसको कंप्लीट करना थोड़ा सा ज़रूरी हो गया था। अब हम क्लास 12 और 11 के साथ हम लोग पैरेलल चलते रहेंगे और ये वाला वीडियो क्लास 12 का है, जिसका लास्ट वीडियो काफ़ी समय पहले आया था, ठीक है, रक्षाबंधन के पहले आया था। अब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जिसमें हमने प्राइमरी ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया था। प्राइमरी ऑर्गन क्या था? ओवरी था। प्राइमरी ऑर्गन किसको कहते हैं? एक छोटा सा रिकैप। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मिलकर बनाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम उन ऑर्गन्स को कहते हैं जहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जहां पर गैमेट्स बनते हैं। और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उन ऑर्गन्स को बोलते हैं जहां पर गैमेट्स जो हैं या तो मैच्योर होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल की बॉडी में गैमेट्स यानी कि जो ओवा है वो बनता है ओवरी में, तो ओवरी जो हो जाएगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन जाएगा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। ऑर्गन्स होगा क्योंकि मल्टीपल है, ओवरी तो सिंगल होता है और प्रोडक्शन तो केवल एक ही जगह होगा, तो हमेशा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनके नाम है कुछ। क्या क्या नाम है? पहला है फैलोपियन ट्यूब। क्या है? फैलोपियन ट्यूब। आगे बहुत सुंदर सी फोटो है आप लोगों के लिए, सजा के एकदम डाउनलोड करके बढ़िया खोज खाच के रखा है। उस फोटो को देखेंगे मजा आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब के बाद दूसरा क्या होता है? यूट्रस होता है। दूसरा क्या है? यूट्रस है। तीसरा, इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तीसरे वाले का नाम है सर्विक्स, ओके। और चौथे वाले का नाम है वजाइना। और पांचवे का नाम है वल्वा। पांच हो गए, ठीक है। अब ये 5 सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो पार्ट होते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। इसमें जो फैलोपियन ट्यूब होता है, यह फैलोपियन ट्यूब इसका काम क्या है? आपको फैलोपियन ट्यूब पता होगा, आगे इमेज में भी दिख जाएगा। फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है? इट इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट्स ओवा। यानी कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है और फैलोपियन ट्यूब से ओवा का ट्रांसपोर्टेशन होता है। कैसे होता है आगे देखेंगे। यूट्रस क्या है? यूट्रस होता है, इट इज साइट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक, साइट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सर्विक्स का काम क्या होता है? इट होल्ड्स द एम्ब्रियो inside
बॉडी होल्ड्स द एम्ब्रियो इनसाइड बॉडी। ठीक है, वजाइना क्या होता है? वजाइना इज साइट ऑफ स्पर्म डिपोजिशन। इट इज साइट ऑफ स्पर्म डिपोजिशन। और वल्वा लास्ट में क्या हुआ? वल्वा इज नथिंग बट एक्सटर्नल जेनिटल। तो जो एक्सटर्नल जेनिटल होता है फीमेल का, उससे वजाइना ना कह के उसको कहते हैं वल्वा। तो ये है एक्सटर्नल जेनिटल। ठीक है, इट इज एक्सटर्नल जेनिटल। इसको आप एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जैसा करना है आपको करिए। ये जो फंक्शंस हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर समझिएगा, लिखिएगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये है फोटो। ठीक, सुंदर सी फोटो, बहुत ही प्यारी सी और कम नामों के साथ। तो जो जो चीज़ें मैंने बताई थी, देखो ये है फेलोपियन ट्यूब। ओहो, वाइट में वाइट कहाँ से दिखेगा? ये है फेलोपियन ट्यूब। ठीक, अब फेलोपियन ट्यूब के साथ ये तो ओवरी हो गया है ना, ओवरी के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया है। फेलोपियन ट्यूब के बाद ये यूट्रस, इतना सा नहीं है, यूट्रस ये पूरा है। ठीक, ये पूरा जो है ये यूट्रस है। ठीक, यूट्रस के बाद सर्विक्स जो है, ये इतने को हम सर्विक्स बोलते हैं। जो आखिरी में नैरो सा हिस्सा है, थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये जो आखिरी में नैरो सा हिस्सा है, इसको हम सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, अब सर्विक्स के बाद ये वाला हिस्सा जो है ये वजाइना कहलाता है। यहाँ से सर्विक्स शुरू होता है, इतना लंबा, यहाँ से वजाइना जो है शुरू होता है, और आखिरी में यहाँ पर होगा वल्वा। वल्वा जो होगा एक्सटर्नल ओपनिंग होगा। हाँ, वल्वा जो होगा एक्सटर्नल ओपनिंग होगा। ठीक, चलिए 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 देखें देखें। चल, अब हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके सारे पार्ट्स के नाम पढ़ेंगे और उन नामों के साथ उनके फंक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक बार इस फोटो को ध्यान से देखिए, समझिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पर स्थित होता है, कौन सा पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे फेलोपियन ट्यूब को। किसको शुरू करेंगे जी? फेलोपियन ट्यूब को। चलो, तो फेलोपियन ट्यूब पढ़ते हैं। अब देखिए फेलोपियन ट्यूब कैसी संरचना है। फेलोपियन ट्यूब जो होता है, यहाँ पर एक ओवरी है। ठीक, हमने पहले भी बनाया था, ये ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर है फेलोपियन ट्यूब का। हाँ, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, बड़ा बनाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, बड़ा बनाएंगे। चलो देखते हैं, बड़ा बनाएंगे मतलब थोड़ा सा दूर बनाएंगे ताकि समझ में आए। उस समय बहुत पास हो रहा था। ठीक, अब इधर जाएंगे, कुछ कुछ ऐसा ही है। हाँ, और इधर जाने के बाद यहाँ पर क्या आएगा? यूट्रस। ठीक है, अब देखिए ये एक फेलोपियन ट्यूब है। मैंने एक अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन, एक रफली रिप्रेजेंटेशन आपके सामने दिया है। इस चीज़ को आप देखकर समझ सकते हैं कि कौन सा पार्ट क्या बना रहा है। ठीक है, चलो देखो, अब क्या है कि इस फेलोपियन ट्यूब के कुछ हिस्से होते हैं। पहला ये वाला, ये जो फिंगर जैसा स्ट्रक्चर है, ये फिंगर जैसा स्ट्रक्चर है। देखो क्या है ना, फेलोपियन ट्यूब ऐसा है, ओवरी ऐसा है, फेलोपियन ट्यूब ऐसा है। तो देखो एकदम एग्जैक्टली ये क्या हो जाएगा? फेलोपियन ट्यूब हो जाएगा। ये मेरी उंगलियां जो है, ये क्या है? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर भी है। तो ये उंगलियां जो है ये फिम्बरी कहलाती हैं। क्या कहलाती है? फिम्बरी। आपने फिम्बरी और कहीं पढ़ा है क्या? फिम्बरी का नाम सुना है? फिम्बरी क्या होता है? फिम्बरी क्या होता है जी? फिम्बरी क्या होता है? फिम्बरी 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 बैक्टीरिया में पढ़े होंगे। फिम्बरी क्या करता है? बैक्टीरिया में अटैचमेंट का काम करता है। ठीक है, तो ये फिम्बरी जो है ऐसा फिंगर जैसा स्ट्रक्चर है। क्या करता है? जैसे ही ओवा रिलीज होगा ओवरी से, तो जैसे ही ओवा रिलीज होगा उस ओवा को पकड़ने का काम करेगा फिम्बरी। ठीक है, पकड़ के इसको अंदर की तरफ लेके जाएगा। अब इसके बाद आगे की तरफ देखिए, यहाँ पर आपको एक मिनट, चलिए सॉरी, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। अब देखिए इस फिम्बरी के आगे क्या है? इसके आगे है इनफंडिब्यूलम। इसके बाद क्या है?
इनफंडिबुलम, इस वाले हिस्से को बोलते हैं इनफंडिबुलम। इसके बाद इनफंडिबुलम के बाद यहाँ पर इसको बोलते हैं सूजे वाले हिस्से को एम्प्यूला, और ये वाला हिस्सा कहलाता है इस्थमस। ठीक, इसके बाद आगे वाला हिस्सा कहलाता है इस्थमस। अब इस्थमस के आगे भी ये छोटा सा हिस्सा है फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि यूट्रस के साथ ऐसे बाहर नहीं जुड़ी है। मान लीजिए ये फेलोपियन ट्यूब हुई, ये फेलोपियन ट्यूब हुई और ये यूट्रस हुआ, तो यूट्रस के साथ ऐसे नहीं जुड़ा है, ठीक है, ये यूट्रस के अंदर गया है। फेलोपियन ट्यूब का थोड़ा सा हिस्सा यूट्रस के अंदर गया और यूट्रस ने चारों तरफ से फेलोपियन ट्यूब को कैच किया है। तो यहाँ तक तो हो गया फिम्बरी, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, ठीक है, ये सब तो हो गया। लेकिन ये जो अंदर बच गया उसका नाम भी होता है, इसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल। क्या बोलते हैं? इंट्राम्यूरल फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब के इतने बेसिक से पार्ट होते हैं, ठीक है, इतने बेसिक से पार्ट होते हैं। सबका काम देखो इनफंडिबुलम क्या होता है। देखो फिम्बरी ने तो कैच कर लिया, अब इनफंडिबुलम से शुरू हो जाता है यहाँ पर बहुत सारे सीलिया। आपको पता होगा कि मस्कुलर मूवमेंट में जब मैं बता रहा था तो सीलियरी मूवमेंट एक होता है। ह्यूमन बॉडी में सीलियरी मूवमेंट केवल और केवल फेलोपियन ट्यूब के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, सीलियरी मूवमेंट ह्यूमन बॉडी के अंदर केवल और केवल फेलोपियन ट्यूब में देखने को मिलता है। तो मान लीजिए अगर एक ओवा रिलीज होता है, उसको ये फिम्बरी पकड़ते हैं। अब ये जो ओवा है इसको आगे की तरफ मूव कराना है, तो ये क्या करते हैं, ये सीलिया जो है ऐसे करके इसको आगे की तरफ ढकेलते हैं, ऐसे करके इसको आगे की तरफ ढकेलते रहते हैं, ऐसे ढकेलते रहते हैं। ठीक है, तो ये मूवमेंट जो होता है, ये वाला जो मूवमेंट होता है, इस वाले मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? सीलियरी मूवमेंट। तो इस सीलिया का काम क्या हुआ? इस सीलिया का काम हुआ ओवा को धीरे धीरे आगे ढकेलना। अब ये जो एम्पुला है ये सबसे स्वॉलन पार्ट है। देखो एम्पुला का मतलब ही होता है, मैंने बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स में आपको बताया है कि एम्पुला का मतलब होता है स्वॉलन पार्ट, फूला हुआ हिस्सा, सूजा हुआ हिस्सा। ठीक है, तो ये जो एम्पुला है ये सूजा हुआ है, फूला हुआ हिस्सा है। इस एम्पुला में होता क्या है, यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर आपका होगा फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो हिस्सा है, हाँ, इस्थमस और एम्पुला के बीच का ये जो हिस्सा है इसको हम बोलेंगे इस्थमस एम्पुला जंक्शन। तो एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन के बीच में ही कहाँ पर होता है, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। क्या ये नियम है, क्या ये रूल है? वहीं पर होता है। नहीं होगा तो गलत होगा, कुछ बिगड़ जाएगा, बच्चा तेड़गा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक्चुअली में होता क्या है कि ओव्यूलेशन से लेके फर्टिलाइजेशन तक के बीच का एक टाइम होता है कि ओव्यूलेशन होगा, उसके कितने मिनट बाद तक या कितने घंटे बाद तक जो फर्टिलाइजेशन है वो पॉसिबल है। तो जनरली ओव्यूलेशन के बाद इतने टाइम तक स्पर्म एंटर कर जाए कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, और वही वाला टाइम इस चीज के साथ कोइंसिडाइज करता है कि ओवा जो है उस समय तक यहाँ पर पहुंचा है। ठीक है, कभी कभी क्या हो सकता है कि ओवा जिंदा है, ओवा मरा नहीं है, बहुत टाइम हो गया लेकिन ओवा मरा नहीं है, यहाँ तक पहुंच गया है, यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है स्पर्म जल्दी अंडर कर गया, ओवा थोड़ा पीछे रह गया किसी कारणवश, तो यहाँ पर भी हो सकता है। कहीं पर भी, ये फेलोपियन ट्यूब से लेके यूट्रस तक कहीं पर भी हो सकता है क्या? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? जनरली फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पर? एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे, वहाँ पर होता है, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर होता है। ठीक, अब देखो, अब मैंने बोला कि फेलोपियन ट्यूब में कहीं पर भी हो और यूट्रस में हो जाए, यहाँ तक कहीं पर भी फर्टिलाइजेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार देखिए, इस फोटो को देखिए। ठीक है, अब चलिए देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है, देखो क्या हुआ, जैसे मैं आपको समझा रहा ना कि स्पर्म जो है वो एंटर करता है, ठीक है, ओवा यहाँ से रिलीज होता है,
रिलीज होने के बाद ओवा जो है 24 आवर्स तक वायल रहता है, मतलब तब तक फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। अगर 24 आवर्स से लेट हो जाएगा तो ओवा जो होगा वो डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। 24 आवर्स में लगभग उसके पहले 24 आवर्स कंप्लीट होने के पहले ही ओवा जो होता है वो डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो ओवा डीजनरेट होना शुरू होगा तब क्या होगा कि ओवा जो है वो तब तक पहुंचा होगा एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे। ठीक है, अब ऐसा कुछ तो है स्पर्म में कि ऐसे कुछ हम लोगों ने हार्मोन्स भी अभी ऐसे डिस्कवर किए हैं कि जो स्पर्म है वो फेलोपियन ट्यूब के, मतलब दोनों तरफ फेलोपियन ट्यूब है, तो उस फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाता है जिस तरफ ओवा रिलीज हुआ है। मतलब अगर ओवा इधर रिलीज हुआ है तो इधर ना जाके हाँ सारे के सारे स्पर्म इस तरफ जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, ओवा का पीछा करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि ओवा एकदम रिलीज होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन अब मेल और फीमेल को तो पता नहीं कि ओवा कब रिलीज होने वाला है, एग्जैक्ट मिनट तो नहीं पता होता है, एग्जैक्ट आवर नहीं पता होता है। तो मान लीजिए कि ओवा रिलीज होने वाला है बट हुआ नहीं है, अभी भी यहाँ पर है। ठीक है, अब होता क्या है कि स्पर्म जो है वो एंटर करता है, स्पर्म एंटर करने के बाद स्पर्म फॉलो करता है ओवा को, और अभी ओवा जो है रिलीज हुआ नहीं है। अब होता क्या है कि ये पूरा फेलोपियन ट्यूब क्रॉस करके ओवरी में जाता है, ओवरी के अंदर घुसने के बाद ओवा को फर्टिलाइज करता है, जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। एक्चुअली में मतलब हजारों लाखों में ऐसा होता है, क्योंकि फीमेल बॉडी इस तरीके से प्रिपेयर्ड होती है, बनी होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है कि ये वाली कंडीशन ना आए। क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन आने पर क्या होता है कि अब यहीं पर फर्टिलाइजेशन हो गया और यहीं पर जाइगोट बनेगा। ओव्यूलेशन तो ओवा का होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, थीका लेयर, ग्रेन्युलोसा लेयर सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई ओव्यूलेशन नहीं होगा। अब जो वो जाइगोट है वो ओवरी के ऊपर ग्रो करेगा, जहां पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है जो उतने बड़े जाइगोट को बियर कर सके, सहन कर सके, उसको ग्रो करवा सके। तो होगा क्या, अब फीमेल की बॉडी में पेन होगा। एकाध महीने की अगर ऐसी प्रेगनेंसी हो जाती है तो ऐसी प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल की डेथ हो जाती है 1 से 1.5 महीने में। तो शुरुआत में जब ऐसा पता चले और अगर सोनोग्राफी में ये दिखे कि ऐसी प्रेगनेंसी हो गई है तो उसको क्या किया जा सकता है, सर्जरी करके निकाला जा सकता है, वरना बहुत ही एक्सट्रीमली डेंजरस है दोनों को बचा पाना। अब दोनों की बात ही क्या है, ये तो अभी जाइगोट जो है 1-1.5 महीने का ही है, तो ये जो है कंप्लीटली डेंजरस होता है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये जो मैंने बताया, ये 2 टाइप का है, ये जो मैंने बताया इसको बोलते हैं ओवेरियन प्रेगनेंसी। ठीक है, ओवेरियन प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या हुआ? ऐसी प्रेगनेंसी जो कि यूट्रस के बाहर हुई है, ऐसा फर्टिलाइजेशन जो कि फेलोपियन ट्यूब के बाहर हुआ है, ऐसा एम्ब्रियोनिक ग्रोथ जो कि यूट्रस के बाहर हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसमें से पहला हुआ ओवेरियन प्रेगनेंसी, जबकि जहां पर ओवरी में ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। दूसरे वाले को हम बोलते हैं एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। अब ये क्या चीज़ है? देखते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ओवा रिलीज होता है, जब ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन होने के समय में क्या होगा कि ओवा जब रिलीज होगा तो फिम्बरी उसको कैच करेंगे और दोनों के बीच में गैप है। ठीक है, अब मान लीजिए ये फिम्बरी तो यहीं तक जा सकते हैं, ओवा से, ये मान लीजिए ब्लैक वाला जो है ये ओवा है। ठीक है, ये ओवा है, हाँ थोड़ा ऊपर उठा लेता है। अब ये ओवा ऐसे आ रहा था, ये फिम्बरी इसको पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन ओवा जो है खसक गया, अब ये इसको पकड़ नहीं पाया, और अब ये फेलोपियन ट्यूब तो मूव नहीं कर सकता, तो ये चला गया ओवा पीछे। अब पीछे का मतलब क्या हुआ? ये तो बॉडी कैविटी है ना, बॉडी कैविटी है, वहां पे स्पेस है, तो अब ये ओवा क्या करता है, ये पीछे घूमता है, पीछे घूम के इस वाले फेलोपियन ट्यूब की तरफ आता है, फिर ये वाला फेलोपियन ट्यूब उसको कैप्चर कर लेता है। ठीक है, अब ये वाला फेलोपियन ट्यूब, ये वाला ओवा जो है इस साइड की ओवरी से, राइट साइड की ओवरी से रिलीज हुआ था, लेकिन फेलोपियन ट्यूब में कौन सा गया? लेफ्ट साइड के फेलोपियन ट्यूब में गया। राइट साइड से रिलीज हुआ था लेकिन गया है वो लेफ्ट साइड के फेलोपियन ट्यूब में, तो अब प्रेगनेंसी उस तरफ होगी। लेकिन अब मान लीजिए कि यही वाला कंडीशन है कि स्पर्म जो है वो पूरा फेलोपियन ट्यूब को क्रॉस करते हुए आ चुका है। अब क्योंकि ओवा रिलीज होके पीछे घूम रहा है,
ठीक है, पीछे घूम रहा है, पीछे घूम रहा है। तो जब वो पीछे जा रहा है दूसरे फैलोपियन ट्यूब की तरफ, तो स्पर्म उसके पीछे 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 जाके उसको वहां पर फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है, अब ये एब्डोमिनल कैविटी मतलब खाली जगह में फर्टिलाइजेशन हो गया है। अब जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट बनते साथ एक अटैचमेंट का साइट खोजता है। अटैचमेंट का साइट मतलब जहां पर वो जाके चिपक सकेगा। अब चिपकेगा क्यों, अटैच क्यों होगा, ताकि उसको वहां से ब्लड मिल सके, यानी कि उसको वहां से न्यूट्रिशन मिल सके। तो एक ऐसी जगह चाहिए होती है जो हाईली वस्कुलर होता है, जहां पे बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं। तो होता क्या है कि ये जाइगोट जो बना है अभी, ये जाके इंटेस्टाइन में जमा हो जाता है। ये ओवरी में हुआ था जाके अटैच, ओवरी में ही हो गया था, और ये वाला इंटेस्टाइन में जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, ये वाला इंटेस्टाइन में जाके अटैच हो जाता है। और जब ये इंटेस्टाइन में जाकर अटैच हो जाता है तो इंटेस्टाइनल प्रेगनेंसी, या तो उसको हम एब्डोमिनल प्रेगनेंसी कहते हैं, और ये भी हाईली डेंजरस है। इसमें भी बड़ी दिक्कत होती है, और ऑब्वियसली ये भी बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। बहुत मुश्किल से ऐसी कंडीशन आती है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में से दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आए। और खास करके जो एब्डोमिनल प्रेगनेंसी है, आप फोटो देखिएगा कि जिसमें मैंने आपको क्लियरली दिखाया है और फ्लो चार्ट बनाया है, जो एब्डोमिनल प्रेगनेंसी है वो और ज़्यादा रेयर है, क्योंकि बॉडी कैविटी के अंदर जाने के बाद स्पर्म का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बॉडी कैविटी का जो टेम्परेचर है बहुत हाई है। बट फिर भी इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, जब अमाउंट ऑफ स्पर्म बहुत ज़्यादा होता है, तो हो सकता है कि ये वाली कंडीशन आ जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए 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 आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चल आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ता है। अब देखो फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या होता है ये मैंने बता दिया, फिमरी का काम क्या होता है ये मैंने बता दिया, और इसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया है कि साइट ऑफ डिपोजिशन कहाँ पर है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, यहाँ से ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अब क्या बच गया, अब क्या बच गया, देखो अब देखो जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें क्या होता है। दूसरा वाला मार्क कलर लेंगे भाई, बहुत हो गया सेम कलर, यहाँ से कुछ चूज करते हैं, कुछ नया कलर देखें क्या भाई, ये वाला कलर देखते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ ठीक तो दिख रहा है। अब ये फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब हैज ciliated columnar epithelial tissue। अब ये क्या चीज़ है, मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स में ये सारी चीज़ें लिखवाई हैं, ठीक है, बताई है, और उनमें से एक जो है ये है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। आपको बहुत सारे ऑर्गन्स में ये याद करना पड़ता है कि कौन से ऑर्गन में कौन सा एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, अब अगर आपको नहीं मालूम है, मैं एक क्विक सा रिकैप दे देता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये नहीं मालूम, क्योंकि ये याद करने से अच्छा है कि आप समझो पहले, आप इमेजिन कर सको कि वो दिखता कैसा है, वरना इतना लंबा नाम याद करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू या फिर एपिथेलियम क्या होता है। ठीक है, ईपी का मतलब होता है ऊपर, किसी और टिश्यू के ऊपर चिपकने वाला टिश्यू एपिथेलियम टिश्यू कहलाता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी बॉडी ट्यूब जैसे बनी है, मान लीजिए ऐसा कुछ है सरफेस, यहाँ पर नीचे की तरफ टिश्यू है, इसके ऊपर एक और टिश्यू लगा दिया, यहाँ पे टिश्यू लगा दिया। ठीक है, एक टिश्यू चिपक गया तो ऊपर चिपका, एपिथेलियम बोले। अब क्योंकि आपकी बॉडी ट्यूब्यूलर है, तो ये जब ट्यूब बनेगा तो जो ऊपर था वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, जो ऊपर था वो ट्यूब बनने पर अंदर चला जाएगा। तो एपिथेलियम टिश्यू कहाँ होता है, हमेशा अंदर होता है, इनर लाइनिंग बनाता है, सारे ऑर्गन्स का इनर लाइनिंग बनाता है एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, अब एपिथेलियम टिश्यू 3 प्रकार का होता है। पहले वाले को बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम, दूसरे वाले को बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरे वाले को बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बाद तीसरे वाले को बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। अब ये शेप के आधार पे है, ठीक है, शेप के आधार पे स्क्वामस वाला ऐसे स्क्वायर होता है, पतला सा होता है, क्यूबॉइडल वाला क्यूब होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है, और कॉलमनर वाला बहुत बड़ा होता है, ऐसा लंबा सा होता है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। अब तो यहाँ पर जो है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है, देखिए स्क्वामस वहाँ पर प्रेजेंट होगा जिस ऑर्गन में
इनर लाइनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, जैसे कि आपका बगल कैविटी, मुंह के ऊपर बहुत प्रेशर नहीं पड़ता है। और इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई खाने की कोशिश करें, मुंह पे अगर थोड़ा सा भी चोट लग जाए, दांत अगर लग जाए या थोड़ा सा भी नुकीला चीज़ मुंह में चले जाए तो जो टिश्यू होता है अंदर गाल कट जाता है, क्योंकि थोड़ा सा भी प्रेशर सहन करने लायक नहीं होता है स्क्वामस एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऐसी जगह होगा जहाँ पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है, ठीक है। अब थोड़ा प्रेशर जैसे कि ट्रैकिया, ट्रैकिया में क्यूबॉइडल एपिथेलियल होता है, क्योंकि वहाँ पे जब जोर से सांस लेते हैं तो उसको बार बार सिकुड़ना और फैलना पड़ता है, वहाँ पर प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तीसरा होता है कॉलमनर, कॉलमनर बहुत हाई प्रेशर में, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, तो वहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियम है। अब इस कॉलमनर एपिथेलियम को हम लोग सीलिएटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए ये कॉलमनर एपिथेलियम है ऐसा टाइप का, तो इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, सीलिया। और जो कि मैंने बोला था कि फेलोपियन ट्यूब के इनर वॉल में क्या होता है, सीलिया, तो इनमें पाया जाता है फेलोपियन ट्यूब हैज सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। इस चीज का स्क्रीनशॉट लेंगे आगे। अब इसके अलावा एंड पेग सेल, पेग सेल। अब ये पेग सेल क्या है, पेग सेल जो होते हैं वो उन सभी सेल्स को एक साथ बोलते हैं जो कि सीलिएटेड नहीं है, तो ऑल द नॉन सीलिएटेड सेल्स आर कॉल्ड पेग सेल, ऑल नॉन सीलिएटेड सेल्स आर कॉल्ड, ऑल नॉन सीलिएटेड सेल्स आर कॉल्ड पेग सेल्स, ऑल नॉन सीलिएटेड सेल्स आर कॉल्ड पेग सेल्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप इतना याद कर लेते हैं फेलोपियन ट्यूब कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग कोशिश करेंगे इसको एक फ्रेम लेके आएंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अगर किसी तरीके का डाउट है, वैसे मैंने बहुत आराम से और बहुत अच्छे से एक एक चीज़ की फोटो दिखा के, फोटो बना के, फ्लो चार्ट बना के समझाया है। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट करिए, हम कमेंट में डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। अब देखो कि ये जो है ये मस्त सा फोटो, अब यहीं से ट्राई करते हैं, ठीक है। ये मस्त सा फोटो, इसको देखते हैं। हमने फेलोपियन ट्यूब पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे जी, यूट्रस के बारे में। आप लोगों को यूट्रस के बारे में पता ही होगा, और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाननी है यूट्रस के बारे में। सिलेबस में जितना है उतना ही यूट्रस के बारे में होता है, बहुत ज़्यादा जानकारी यूट्रस में होती नहीं है। हाँ, एक आध दो चीज़ें नई लग सकती हैं, कुछ नई जानकारी आपको मिल सकती है, ठीक है। अब आप इसको देखिए, हाँ डिफिकल्ट नहीं है, नाम थोड़ा सा टफ लगेगा। देखिए ये यूट्रस का फोटो है, कहाँ पर है यूट्रस, ये जितना को मैं मार्क कर रहा हूँ वो क्या है, यूट्रस है, वो क्या है, यूट्रस है। अब देखो ये इतना वाला हिस्सा जो है ये यूट्रस है, ठीक, ठीक है। अब देखो अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये यूट्रस का वॉल आपको बहुत थिक नहीं लग रहा है, ये यूट्रस का वॉल जो है बहुत थिक है, बहुत मोटा सा वॉल दिख रहा है। अगर आप इसको कंपेयर करें फेलोपियन ट्यूब के साथ, तो यूट्रस और उसके नीचे का सर्विक्स बहुत मोटा है। एक्चुअली सर्विक्स जो होता है वो यूट्रस का एक्सटेंशन होता है। सर्विक्स क्या होता है, यूट्रस का एक्सटेंशन होता है। सर्विक्स यूट्रस का ही पार्ट है, लेकिन वो आगे जाके नैरो हो गया, एक स्फिंक्टर मसल की तरह काम करता है, तो नाम उसका हम लोग बदल दिए, नाम बदलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इतना चौड़ा है, क्यों चौड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ही क्या होगा, एक एम्ब्रियो डेवलप हो गया, एम्ब्रियो डेवलप हो गया 3-3.5 किलो का एक इन्फेंट बनेगा, जो कि इसी वॉल के ऊपर चिपकता है। इसलिए ये वॉल ताकि बियर कर सके सारे प्रेशर को, इसलिए इतना थिक है, ठीक है। अब इतना थिक होने के कारण इस वॉल को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। पहला ये वाला पार्ट, ये वाला बाहर वाला, ठीक है, पहला ये वाला पार्ट, उसके बाद ये वाला पार्ट, ठीक, और बाकी का ये बीच वाला पार्ट, ठीक है। उसको बीच वाले को वहाँ पर एक्चुअली में शेप अलग दिखाया गया है डायग्राम में, बट आपको क्लियर नहीं होगा, तो मैं उतने को पर्पल कर लेते हैं बीच वाले पार्ट, ठीक है। अब देखिएगा ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पेरीमाइट्रियम, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, पेरीमेट्रियम, ठीक है, ठीक है। उसके बाद होगा एंडोमेट्रियम, अंदर वाला को क्या बोलेंगे हम लोग, एंडोमेट्रियम। अब यहाँ पे माई लिख दिया है मैंने, मेट्रियम होगा ना, मेट्रियम, ठीक। अब ये बीच का हुआ मायोमेट्रियम। देखो पेरी मतलब
बाहर, मेट्रियम मतलब लेयर, ठीक है। अब अंदर का लेयर, बाहर का लेयर और बीच का मसल वाला लेयर जिसको बोलते हैं हम मायोमेट्रियम, ठीक है। बहुत सिंपल सा, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ये जो पेरीमेट्रियम है ये तो आउटर कवरिंग है, कैप्सूल जैसा, लेयर जैसा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा लेयर है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे फ्लो में निकल गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में होता है ना, मेम्ब्रेन जैसा लेयर है। अब इस मेम्ब्रेन जैसे लेयर के अंदर में मसल है, तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ये मायोमेट्रियम में होता है। ये मायोमेट्रियम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहाँ के बहुत सारे मसल्स जो होते हैं वो एक साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर स्मूथ मसल होते हैं, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स, ठीक है। अब ये मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इसके ऊपर आके एक हार्मोन काम करता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ काम करेगा? मायोमेट्रियम में। अब सबसे इंपॉर्टेंट है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होता है सबसे अंदर का लेयर होता है, और एंडोमेट्रियम के 3 हिस्से होते हैं। क्या होते हैं? एंडोमेट्रियम के 3 हिस्से होते हैं। इस चीज को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, देखो इसका नाम क्या है, देखो एक होता है स्ट्रेटम बेसिलिस। क्या होता है? 2 हिस्से होते हैं, 2 हिस्से, ठीक। एक होता है स्ट्रेटम बेसिलिस। क्या होता है? स्ट्रेटम बेसिलिस। और इसके बाद एक होता है स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ठीक है, ठीक है। एंडोमेट्रियम का 2 लेयर क्या हुआ? स्ट्रेटम बेसिलिस और दूसरा स्ट्रेटम फंक्शनलिस। इसको मैं समझाता हूँ, इस तरफ देखिएगा, देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। अब एंडोमेट्रियम को मान लीजिए कि एक मोटी सी दीवार है, ठीक है। उस मोटी सी दीवार के 2 हिस्से हैं, एक ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ऐसा है ना, अपना यूट्रस जो है ये ऐसा है, और दूसरा ये ब्लू वाले के अंदर में ये ग्रीन वाला है, ठीक है, ये ग्रीन वाला है। अब जो ब्लू वाला है वो बेस बना रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं स्ट्रेटम, या आपसे बेसिलिस याद रख लो चलेगा, बेसिलिस। और ये वाले को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटम फंक्शनलिस। अब आपको पता होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लास्ट पीरियड के बारे में, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग में होता क्या है एक्चुअली, देखिए यूट्रस में क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। देखिए इसके अगले वाले लेक्चर में हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में समझेंगे। तो जो यूट्रस होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पर क्या होता है, मिड में वो सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन का मतलब जब जाइगोट बनेगा तो वो यूट्रस के वॉल के साथ जाके अटैच होगा, उसके अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो फंक्शनलिस लेयर है ये सॉफ्ट होता है। अब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की होती है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जाइगोट नहीं बना, तो ये जो ग्रीन वाला जो अभी स्मूथ हो गया था, सॉफ्ट हो गया था, इसका कोई काम नहीं है। तो अब इसको बॉडी से बाहर निकालना होता है। किसको? बेसिलिस को। तो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग के समय कौन सा लेयर बाहर निकलता है यूट्रस का? यूट्रस का कौन सा लेयर बाहर निकलता है? फंक्शनलिस लेयर। कौन सा लेयर बाहर निकलता है? फंक्शनलिस लेयर। और फंक्शनलिस लेयर किसका हिस्सा होता है? एंडोमेट्रियम। तो आप बोल सकते हैं यूट्रस के एंडोमेट्रियम का फंक्शनलिस लेयर जो है मेंस्ट्रुएशन से बाहर निकलता है। यानी कि मेंस्ट्रुएशन में ओवा का कोई रोल नहीं है। जैसे कि मैंने बोला था ना कि ओवा कभी कभी कैप्चर नहीं हो पाता है, ठीक है। ओवा अगर कैप्चर नहीं हुआ, ओवा रिलीज होते साथ मर गया, तो ओवा तो इतू सा है, एक सिंगल सेल है, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए 4 days ब्लीडिंग इज नॉट नेसेसरी। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन वाली ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज टू किक आउट, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज टू किक आउट, menstrual bleeding is to kick out this inner layer called stratum functionalis, ठीक है। अब ये बहुत सारे टिश्यूज का लेयर होता है जिसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए ब्लीडिंग का यूज किया जाता है, और ये फंक्शनलिस लेयर बाहर निकलता है, ठीक है। तो इफ ओवरी इज कट फ्रॉम द यूट्रस, यानी कि अगर फेलोपियन ट्यूब जो कि कनेक्शन है ओवरी और यूट्रस के बीच में, जहां से होते हुए ओवा आता है, अगर उसको कट कर दे, जिसको कॉमन लैंग्वेज में नसबंदी बोलते हैं फीमेल में, वो नसबंदी अगर कर दे तो भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा, क्योंकि ओवा के यूट्रस तक पहुंचने का मेंस्ट्रुएशन से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। इसमें हार्मोनल कंट्रोल्स हैं, हार्मोन्स के बारे में चीज़ें हैं, और ये हार्मोन के बारे में जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में मैं बताऊंगा कि हार्मोनल कंट्रोल जो होता है वो कैसे होता है मेंस्ट्रुएशन का, मेंस्ट्रुएशन में होता क्या क्या स्टेज है, उन स्टेजेस में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है अभी
आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक। अब देखिए यूट्रस के बारे में इतना जानकारी आ गया, यूट्रस के बारे में इतना जानकारी आ गया। यूट्रस में और क्या चीज होता है? यूट्रस में एक और चीज होता है जिसको हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन भी एक लार्ज सा टॉपिक है। इम्प्लांटेशन के बारे में भी हम आने वाले लेक्चर में समझेंगे। इम्प्लांटेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, ये सारी चीजें हम आने वाले लेक्चर्स में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए 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 चलिए, यूट्रस कंप्लीट हो गया, यूट्रस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपको यूट्रस में एक और चीज याद रखनी है, वो होती है लिगामेंट्स। तो ये वाली फोटो में आपको दिखेंगे लिगामेंट। लिगामेंट क्या है? देखो, मैंने जब आपको डाइजेशन वाला चैप्टर बताया था तो उसमें लीवर के बारे में जब बताया था तो लीवर के बारे में बताते हुए भी मैंने कुछ लिगामेंट्स बताए थे। अब होता क्या है कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो ऐसे हवा में तैरते हुए नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, वो बॉडी से चिपके होते हैं। तो बॉडी से चिपकाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो एक टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट। तो कौन सा लिगामेंट कौन से ऑर्गन को बॉडी के साथ अंदर से चिपका के रखा है, वो सारे याद नहीं करने पड़ते, लेकिन कुछ कुछ याद करने पड़ते हैं। तो लीवर का इंपॉर्टेंट होता है, वो मैंने बता दिया था। स्टमक और स्टमक ये सब चीज़ों को याद नहीं करना पड़ता। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस और ओवरी में आपको ये लिगामेंट्स के नाम याद करने पड़ेंगे। बड़ा सुंदर सा यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, तो अब आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखो क्या होता है कि एक तो ये बड़ा सा लिगामेंट है, ये एक बड़ा सा लिगामेंट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये बड़ा सा लिगामेंट है। अब ये बड़ा सा लिगामेंट क्योंकि ये बड़ा सा है तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं। क्लियर है? अब ये ब्रॉड लिगामेंट क्या करता है, इस पूरे यूट्रस को बॉडी वॉल के साथ जोड़ के रखता है। ये क्या करता है, बॉडी वॉल टू यूट्रस। बहुत डार्क हो रहा है क्या ये रेड कलर, यहाँ पर ब्लैक में दिखने के लिए, व्हाइट में ठीक दिख रहा है, थोड़ा इसको लाइट रेड ले लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए दूसरा लिगामेंट देखते हैं। दूसरा लिगामेंट, अब आपको एक ये ओवेरियन लिगामेंट दिख रहा है। ओवेरियन लिगामेंट बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पर बनाते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये। तो जब आप ओवरी ऐसे करके बनाते हो ना, ऐसे करके, ऐसे करके, तो ओवरी बस इतना है, ये ओवरी है। ये जो हम बनाते हैं ये क्या है, लिगामेंट है। इस लिगामेंट को बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट क्या करता है, ओवरी को जोड़ता है यूट्रस से, जोड़ के रखा है ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब इसके बाद देखो यहाँ पर आपको एक नया मिलेगा, सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट कहाँ पर है, देखो ये जहाँ पर फेलोपियन ट्यूब है वहाँ पर है, ये देखो, ये मैंने मार्क किया। हाँ, इतना जो है ये सस्पेंसरी लिगामेंट है। ठीक, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करेगा, फेलोपियन ट्यूब को जोड़ के रखेगा, किसके साथ, बॉडी वॉल के साथ, बॉडी के वॉल के साथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, क्या बच गया, क्या बच गया, क्या बच गया। अब देखो ये मीजोवेरियम है। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना बता रहे। ये मीजोवेरियम है। मीजोवेरियम क्या करता है, ये जोड़ता है फेलोपियन ट्यूब को बॉडी वॉल के साथ, बॉडी वॉल के साथ। ठीक है, अब इसके बाद दो लिगामेंट आपको ये मिलेंगे, राउंड लिगामेंट और कार्डिनल लिगामेंट। ये जो दोनों लिगामेंट होते हैं, और अच्छा ये यूटेरोसैक्रल लिगामेंट, ये तीनों जो लिगामेंट होते हैं ये क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों जुड़े हुए हैं, ये तीनों के तीनों जुड़े हुए हैं, और क्या करते हैं, ब्रॉड लिगामेंट को और स्ट्रेंथ देते हैं, ब्रॉड लिगामेंट को स्ट्रेंथ देते हैं और इसको बॉडी वॉल से चिपका के रखते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, इन तीनों का काम क्या है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देना। इतना इंपॉर्टेंट है, आपको बाकी सब जानने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने सब कुछ बता ही दिया, ये आखिरी के तीन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरू के जो मैंने चार बताए हैं उन चारों को आपको जानना, समझना और पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो इतना हो गया, इतना हो गया। लिगामेंट के बारे में हमने जान लिया, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे करना है करिए। ठीक है, अब आगे जो है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आगे जो है ये वाला स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं वजाइना। वजाइना जो होता है, इट इज साइट ऑफ डिपोजिशन ऑफ स्पर्म। इसमें बहुत सारी चीजें नहीं जाननी है, साइट ऑफ डिपोजिशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ स्पर्म।
ठीक, डिपोजिशन ऑफ स्पर्म होता है। अब इसमें एक चीज समझिएगा कि वजाइना के अंदर में रूगे पाए जाते हैं। अब ये रूगे क्या चीज होती है भाई? रूगे होता है इनफोल्डिंग्स, जिसमें पीनियल स्टिमुलेशन होता है, पीनस में स्टिमुलेशन होता है फॉर डिपोजिशन ऑफ स्पर्म, इतना सा काम है। ठीक है, इसके अंदर में वजाइना में क्या होता है? वजाइना सिक्रीट्स म्यूकस। ठीक है, एक म्यूकस सिक्रीट करता है, बहुत ही विस्कस म्यूकस होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक बार और बताएंगे। विस्कस म्यूकस होता है। ठीक है, इस विस्कस म्यूकस को हम लोग बोलते हैं व्हाइट डिस्चार्ज, कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं व्हाइट डिस्चार्ज। ये क्या करता है? ये वेजाइनल कैविटी को और यूट्रस को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से रोकता है। तो अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है तो यहाँ से म्यूकस व्हाइट डिस्चार्ज रिलीज होगा, जो कि कंप्लीटली नेचुरल होता है, नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, अगर वो म्यूकस अगर बहुत एक्सेस में रिलीज होता है या बहुत स्टिंकी रिलीज होता है तो हो सकता है डॉक्टर को दिखाना पड़े, हो सकता है क्या दिखाना ही चाहिए, क्योंकि एक्सेस सिक्रीशन जो होता है वो हार्मफुल होता है, वो किसी ना किसी तरीके के इन्फेक्शन को ही डिनोट करता है। तो आपको ये चीज़, अगर कोई फीमेल है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उस चीज़ को समझना जरूरी है। ठीक है, तो व्हाइट डिस्चार्ज याद रखिएगा, जो कि म्यूकस होता है। ठीक है, अब इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा, है ना, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे एड्स भी आते हैं प्रोडक्ट्स के, उसमें पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स है, उसमें बताया जाता है कि वजाइना का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, ठीक, 6.5 6.4 के आसपास का उसका एसिडिक होता है, एसिड नहीं होता। 6.5 6.4 का जो पीएच है वो होता है। अब ये पीएच क्यों होता है? ये किस एसिड के कारण होता है? एसिडिक है तो किसी ना किसी एसिड के कारण होगा ना जी। तो ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, ये एसिडिक एनवायरनमेंट बनता है लैक्टिक एसिड के कारण। अब ये लैक्टिक एसिड किधर से आ गया? लैक्टिक एसिड कहाँ पर होता है? आप लोग बोलोगे लैक्टिक एसिड तो दूध में होता है। लैक्टिक एसिड दूध में भी होता है। लैक्टिक एसिड बनाते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिनको LAB कहा जाता है, लैब कहा जाता है, ये अलग अलग जगह होते हैं और ये लोग क्या करते हैं? अपने मेटाबॉलिज्म में, अपने रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड रिलीज करते हैं, तो वो मिल्क में भी पाए जाते हैं। तो ज्यादातर लैक्टिक एसिड हमने सुना, या इकलौता लैक्टिक एसिड सुना हमने मिल्क में, और इस लैक्टिक एसिड का नाम भी मिल्क पे पड़ा है, लैक्टिक। लैक्ट का मतलब मिल्क होता है, लेकिन यहाँ पर भी लैक्टिक एसिड है फीमेल बॉडी में। ये जो बनता है वो बनता है बाई लैक्टोबैसिलस वेजिनालिस। ठीक है, ये करता क्या है? ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है फीमेल बॉडी के साथ। फीमेल बॉडी के अंदर बहुत सारा एनर्जी होता है, शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, जो कि उसकी बॉडी से रिलीज होता है, जिसको यूज करता है ये बैक्टीरिया इसको यूज करता है और इसके बदले में एसिड बना के देता है, और ये एसिड जो है बाकी के बैक्टीरिया और फंगस को वेजाइना के ऊपर ग्रो करने से रोकता है। ठीक है, तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, क्योंकि फीमेल बॉडी को और कोई जरूरत नहीं है इस बैक्टीरिया की, और फीमेल बॉडी इसको मारती भी नहीं है किसी तरीके से, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये कहीं ना कहीं यूजफुल है फीमेल बॉडी के लिए। तो ये दो चीजें जरूर याद रखिएगा, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स ये वाला हिस्सा है जो कि मैंने बताया पिछले वाले टैब में कि ये एक तरीके का स्फिंक्टर मसल है और इसके ऊपर भी ऑक्सीटोसिन काम करता है। स्फिंक्टर मसल है सर्विक्स इज अ स्फिंक्टर मसल। सर्विक्स इज एक्चुअली हार्डेस्ट या टफेस्ट स्फिंक्टर मसल। अब स्फिंक्टर मसल क्या है आप लोगों को पता है? ऐसा कोई मसल जो कि एक ढक्कन की तरह काम करे, उसको हम स्फिंक्टर मसल बोलते हैं। ठीक है, इट इज हार्डेस्ट स्फिंक्टर मसल। इसे बंद मुट्ठी की तरह इसकी तरह दिखता है। ठीक है, इट इज हार्डेस्ट स्फिंक्टर मसल, और ये ऑक्सीटोसिन और ईस्ट्रोजन के बेसिस पे काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, इन सारे, या ईस्ट्रोजन होगा, इन सारे हार्मोन का कोई ना कोई इंपैक्ट होता है। आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको समझ में आएगा कि कौन से हार्मोन का क्या इंपैक्ट होता है सर्विक्स पर। ठीक है, आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? आप एक बार क्या करेंगे, आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं जल्दी से आपके लिए हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है और बहुत छोटा सा है, उसको बोलते हैं वल्वा। बहुत छोटा सा टॉपिक है वल्वा। वल्वा जो होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है। आपको वल्वा के पार्ट में से क्वेश्चन आ सकता है। वल्वा के पार्ट के नाम है क्लिटोरिस, ठीक, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, ठीक है। तो क्लिटोरिस, लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा, और दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, उसको बोलते हैं क्लेफ्ट, ठीक है। इतना को याद रखिएगा वल्वा में, इसके अलावा ज़रूरत नहीं है कुछ जानने की। और इसमें मतलब वैसे भी बायोलॉजिकली बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है और इसका किसी भी तरीके से रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं होता है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि रिप्रोडक्शन में एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ड्यू टू इंटरकोर्स एक्टिविटी, इंटरकोर्सल एक्टिविटी के कारण रिप्रोडक्शन में एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसके बिना भी रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, सिर्फ वजाइनल ओपनिंग होने के बाद भी रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। इन सब का कोई बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं होता, इसलिए इनका होना ना होना कोई खास फर्क नहीं डालता है, ठीक है। वल्वा के बारे में जानने की जरूरत नहीं थी, मैंने लिगामेंट्स बताए हैं, यूट्रस बताया है, ओवरी बताया है। आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, क्या क्या कैसे कैसे होता है, क्या क्या कैसे कैसे होता है, क्या होता है, कौन सा स्ट्रक्चर क्या काम करता है, ठीक है। इसी को मैं बोलता हूँ क्या क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है। ये मेरा कॉमन एक क्या बोलना चाहिए, एक हैबिट हो गई है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ क्या क्या होता है कैसे कैसे होता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या होता है कैसे कैसे होता है। चलिए अब आने वाले वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के क्या क्या स्टेप होते हैं, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से उसमें चेंजेस आते हैं और कैसे ये कंट्रोल होता है। इसके अलावा फिर हम फर्टिलाइजेशन समझेंगे, नाइडेशन समझेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सपल्शन ऑफ बेबी समझेंगे जिसको हम लोग डिलीवरी या पार्चुरेशन बोलते हैं, और एट द एंड हम लोग लास्ट में लैक्टेशन समझेंगे। तो आज का लेक्चर जो था यहीं तक था। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है लाइक कीजिए, नहीं लगती है कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो क्यों नहीं अच्छी लगी। हम आने वाले वीडियोस में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आप स्टूडेंट है और आपको डाउट आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इस वीडियो को हम इस तरीके से दिखाने वाले हैं कि जो लोग नीट के एस्पायरेंट नहीं है वो भी इन वीडियोज़ को देखें, क्योंकि बायोलॉजी सबके लिए है, सबका सब्जेक्ट है, सबको अपने शरीर के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो अगर आप नीट एस्पायरेंट 12th के स्टूडेंट है और आपको लगता है कि आपको डाउट है, कमेंट में बताइए, हम वो डाउट क्लियर करेंगे। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट नहीं है और उसके बाद भी कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, किसी और टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट में बता सकते हैं और लोगों के साथ शेयर करते रहिए। हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, सारे वीडियोस को, सारे कमेंट्स को हम एड्रेस करेंगे आने वाली वीडियोस में। और आज का जो लेक्चर था यही खत्म होता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो जो करते हैं यूट्यूब में आपको पता ही है, सब करते रहिए। अगले वीडियो का इंतजार करिए और तब तक थैंक यू वेरी मच।